हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। बच्चों इस वाले पार्ट की हम 5 वीडियो डाल चुके हैं, पहले ही अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर पहले उन वीडियोस को देख लें, जिससे कि इस वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम कराना स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। क्या सीखने वाले हैं? पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, देखिए पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। और किसका सीख रहे हैं हम? ये प्रतिरोधों का। ओके बच्चों, प्रतिरोधों का पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब हम इसमें एक बात याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया था, मार्ग बदले तो धारा चेंज होगी। मार्ग बदले तो धारा चेंज होगी। अब पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोई भी प्रतिरोध हो उनके पहले सिरे से जुड़े होंगे और दूसरे सिरे से जुड़े होंगे। ये इनकी पहचान रहेगी। जैसे ये बताइए, ये कौन सा वाला संयोजन होगा? बताइए जरा। ये होगा श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये नियम था, बताया था मैंने आपको। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है पार्श्व क्रम संयोजन। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी प्रतिरोध हैं उनका पहला सिरा पहले सिरे से और दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा होगा। ओके, और बैटरी बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है। एक बड़ा करेंगे डंडा, जिस पर रख देंगे हम प्लस, ये प्लस चार्ज वाला है छोटा। और ज़्यादा बड़ी बैटरी बनानी है तो इस तरह से बड़े डंडे से स्टार्ट करेंगे, मतलब बड़े वाले स्विच से स्टार्ट करेंगे, और छोटे वाले स्विच को क्या करेंगे? माइनस। ओके, खींच देंगे। ये हमारा सर्किट बन के तैयार हो गया। जो सर्किट बना है इसमें मैं समझाने वाला क्या हूँ, जरा देखिए। मान ले रहे हैं कि ये वाला जो प्रतिरोध है वो R1 है, और ये वाला जो है वो R2 है, और ये वाला जो है वो R3 है। तो अगर हम 3 प्रतिरोधों के लिए एक तुल्य परिपथ बनाएं, इक्विवेलेंट, तो वो क्या होगा जरा देखिए। और ये हो गया R तुल्य। ऐसे मान ले रहे हैं हम, कैपिटल R, ऐसे ही। ठीक है, अब हम करेंगे। देखिए, धारा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर जाती है, तो I यहाँ होगी, और यहाँ आने के बाद में इसमें और इसमें 3 रास्तों पर बट जाएगी। इसका मतलब I क्या हो रही है? चेंज हो रही है। I क्या हो रही है? चेंज। अभी बताऊंगा ये चेंज और चेंज ना होने का, चेंज होने का और चेंज ना होने का मतलब क्या है। I क्या हो रही है? चेंज। अगर किसी भी परिपथ में धारा का मान चेंज हो रहा है तो पार्श्व क्रम होगा। किसी भी परिपथ में धारा का मान चेंज हो रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, तो समझ लेना कि वो परिपथ कैसा होगा। उस परिपथ में प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा गया होगा? पार्श्व क्रम में। ठीक है, अब I अगर चेंज हो रही है तो विभवांतर चेंज नहीं होगा। B मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये भी B है। तो मान लीजिए ये जो विभवांतर है वो क्या है? देखिए, मान लीजिए इसे हम एक पॉइंट A मान ले रहे हैं और इसको पॉइंट मान ले रहे हैं B। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यदि पॉइंट बदलें तो विभवांतर बदलता है। तो जरा देखिए, R1 भी A और B के बीच में है, R2 भी जो है वो किसके? A और B के बीच में है, और R3 भी क्या है? पॉइंट A और B के बीच में। मतलब पॉइंट बदल ही नहीं रहे हैं। किसी भी प्रतिरोध के लिए पॉइंट चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब विभवांतर भी चेंज नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि V जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट मतलब नियत। विभवांतर कैसा रहेगा? नियत। ठीक है, और चेंज का मतलब बदलेगा, धारा बदलेगा।
चेंज मतलब परिवर्तन है, किस में परिवर्तन होगा, तो मैं परिवर्तन लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। परिवर्तन, धारा में परिवर्तन होगा। अब बस इसका फॉर्मूला निकालेंगे हम, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे जरा देखिए। जो चीज़ चेंज होती है उसी को जोड़ते हैं, याद रखिए। जैसे पिछले वाले में मैं क्या चेंज हो रहा था, विभवांतर चेंज हो रहा था, तो मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ा, क्या था, मैंने बताया था आपको v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, इस तरह से जोड़ा था। इसमें क्या चेंज हो रहा है, धारा। तो अगर धारा चेंज हो रही है तो हम क्या जोड़ेंगे भाई, i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3, ठीक है। ये चीज़ें हम जोड़ेंगे, देखिए जरा। चलिए पहले परिपथ के लिए धारा का मान निकालेंगे ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहलाता है, जरा बताइए। ओम का नहीं, मैंने कहा था अब हर जगह जब भी ओम का नियम मैं पूछूंगा तो आपको बताना क्या है, R इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू I इंटू आर। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, I की। B से काम चलने वाला है नहीं, तो I की वैल्यू निकालेंगे। तो I को अपनी जगह पर छोड़ेंगे तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू I। सही तरह से अगर लिखें तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। किससे हो रहा है, ओम के नियम से। पहले वाले में जो धारा जा रही है उसको हम मान ले रहे हैं I1, I1। दूसरे वाले प्रतिरोध में जो धारा जा रही है उसे मान ले रहे हैं I2, और तीसरे वाले में जो जा रही है उसको I3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम आप लिख के करना, ठीक है। प्रथम प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए, तृतीय प्रतिरोध के लिए धारा का मान किसके नियम से, ओम के नियम से। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। देखिए प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू, I1 बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, I बराबर B बटे R। V तो I1 बराबर हो जाएगा B1 बटे R1। भाई पहले धारा R1 में जा रही है, दूसरे वाले में R2 में जा रही है। इक्वेशन 1। I2 द्वितीय प्रतिरोध के लिए आप लिखेंगे, द्वितीय प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, B2 अपॉन R2, समीकरण 2। इसी प्रकार से तृतीय प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, तो I3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V3 अपॉन R3। अब देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, V तो सब में कांस्टेंट है, बदलेगा ही नहीं। तो V को 1 लिखो, 2 लिखो या 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। V इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा और इसमें भी सेम रहेगा। तो मैं ऐसा नहीं मान सकता क्या कि भाई V1 V2 और V3 कांस्टेंट है, सबके सब बराबर है, तो इनको V नहीं मान सकते क्या। तो इन सबको क्या मान लेंगे हम, V और इसको भी क्या मान लेंगे भाई, V, क्योंकि सब कैसे हैं, बराबर है। अभी बताओ सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी आराम से। अब हमें जोड़ना क्या है, अभी मैंने बताया था, जो चीज़ चेंज होती है, जो भी राशि चेंज होती है उसी को हम इसमें लिखेंगे। अब तुल्य परिपथ का भी निकाल लेंगे। तुल्य परिपथ के लिए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा जरा बताइए। तुल्य परिपथ के लिए सिंपल भाई, विद्युत धारा कहाँ से निकलती है, प्लस से, किस में जाती है, माइनस की ओर, तो विद्युत धारा यहाँ पर होगी। तो यहाँ के लिए तो देखो एक ही प्रतिरोध है, तो I का मान भी क्या होगा, सेम ही होगा, खाली I। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, I जा रही है बस। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू वही V अपॉन क्या जाएगा, R। समीकरण 4 और ये समीकरण 3। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि समीकरण कुछ नहीं, अगर हमें तुल्य परिपथ में से मतलब तुल्य धारा निकालनी है, टोटल धारा निकालनी है। टोटल धारा को हमने क्या मान रखा है, I। टोटल धारा को हमने क्या मान रखा है, I। तो अगर हमें टोटल धारा निकालनी है तो हम एक काम कर सकते हैं, मुझे इस चित्र को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इधर ऊपर बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टोटल धारा निकालनी है तो देखिए जरा क्या बन जाएगा। यहाँ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे। I इज इक्वल्स टू I1 I2 I3। ये केवल I1 I2 I3 के लिए नहीं है, कितने भी I के मान हो, इसमें कितने भी प्रतिरोध हो, सभी के लिए ही काम करेगा। मैं भी लिख दूंगा लास्ट में। चलिए वैल्यू पुट करेंगे भी, समीकरण
समीकरण 1, 2, 3 व 4 से सभी की वैल्यू पुट करो। सभी की वैल्यू पुट करो। I1 का वैल्यू कितना है V/R1, I का वैल्यू कितना है V/R। मैं लिख दे रहा हूँ V/R इज इक्वल्स टू I1 का V/R1, I2 का V/R2, I3 का V/R3। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है, V/R, V/R, V को हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा, ऊपर से 1 नीचे से R1, ऊपर से 1 नीचे से R2, ऊपर से 1 और नीचे से R3। कॉमन लेने का मतलब बाहर निकाल लेना या भाग दे देना। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है वो गुणा में काम आएगी, बटे में। बटे में आने के बाद B से भी कट जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली काट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या बचेगा, यहाँ से कट गया तो V एकन V, ऊपर कितना आया 1, नीचे कितना आएगा R इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अगर n प्रतिरोध दे रखे हो तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, जरा देखिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा, जरा देखिए। 1/R इज इक्वल्स टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। जितने प्रतिरोधों उतने ही प्रतिरोध हमको उठाने हैं। अब हमसे कुछ बातें अगर पूछी जाएंगी, भाई समांतर क्रम में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो हम बोल सकते हैं भाई समांतर क्रम में क्या है, पॉइंट नहीं बदल रहे हैं, मतलब विभवांतर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे श्रेणी क्रम में पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो हम बोलेंगे भाई रास्ता नहीं बदल रहा है, और रास्ता नहीं बदलेगा तो इसका मतलब क्या है कि धारा चेंज नहीं होगी, धारा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, इनमें से एक एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं, और फिर बड़े क्वेश्चन बनते हैं इन फॉर्मूलों से। ठीक है, तो वो बड़े हम क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर वीडियो लिखना भूल गया, वीडियो नंबर 6 है आज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएं, यदि आपको इस चैनल से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो बिल्कुल बताएं अपने दोस्तों को। ठीक है।